हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेदांत एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वन शॉर्ट वीडियो आपके सामने हम पेश करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। मैं कौशिक हूं और मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। तो देखते हैं इंश्योरेंस ही क्यों। तो जब बेसिकली आप बीकॉम या बीबीए या कोई कमर्शियल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें बिज़नेस के बारे में पढ़ाई होती है। बिज़नेस के अंदर भी इंडस्ट्री और ट्रेड एंड कॉमर्स, ये दो टाइप की अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है, पहला एक्टिविटी होता है इंडस्ट्री संभालना, दूसरा होता है ट्रेड एंड कॉमर्स संभालना। अब जब आप ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात करोगे तो उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है ट्रेडिंग और एक है एड्स टू ट्रेडिंग। ठीक है ना, ट्रेडिंग करना और उसके लिए जो सहायक चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट उसके फैक्टर्स है, उसके ऊपर डील करना। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर यहाँ एड्स टू ट्रेड से ही शुरू होता है। ओके, इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे बैंकिंग हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, वेयर हाउसिंग हो गई, मर्केंटाइल एजेंसी हो गई। वहीं पे एक टर्म आता है इंश्योरेंस। अब ये इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट है शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी फटाफट से शुरू करके इसको जो है हम देखते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक्स हम लोग आज कवर करने वाले हैं। रिस्क मैनेजमेंट और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, एवोल्यूशन देखेंगे, नेचर देखेंगे इंश्योरेंस का, इंडिया में कैसे ये इवॉल्व हुआ था, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इंश्योरेंस के, फिर री इंश्योरेंस और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, आईआरडीए एंड मेजर इंश्योरेंस एजेंसीज की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे इंश्योरेंस का और उसके टाइप्स का। उसके बाद में जो है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे थ्योरी में, और फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ एन्युइटी देखेंगे कि एन्युइटी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या है और उसके टाइप्स कितने हैं। फिर हम पेरिल्स के बारे में जानकारी लेंगे और उसके इंश्योरेंस के बारे में जानकारी लेंगे। ये एक नया शब्द होगा आपके लिए, पेरिल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस के जो बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया में वो कौन है, और जनरल इंश्योरेंस के बड़े प्लेयर्स कौन है इंडिया में, इनके बारे में हम जानेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं आज वेदांत एकेडमी में, इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, SEC कहा जाता है इसे। ठीक है, ये स्किल डेवलपमेंट का एक छोटा सा कोर्स है। ओके, इस एक वीडियो से आप अपना स्किल जो है इंश्योरेंस के प्रति बढ़ा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन आप एक आइडिया ले पाएंगे इस स्किल के बारे में। दूसरी चीज़ क्या है, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये पूरी तरह से डायरेक्टली लिंक्ड है एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्सिक्वेंसेस के साथ में। मतलब क्या, अगर आप इस सब्जेक्ट को मास्टर करोगे, इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ोगे, देन आप जो है ना एक जॉब मेकर भी बन पाओगे और साथ में आप एम्प्लॉय भी एक अच्छा बन पाओगे। मतलब कमर्शियल फील्ड में तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स होती हैं जिसके तहत आप इंश्योरेंस को भी एज ए करियर अपने लाइफ में ला सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रैक्टिकल बैलेंस शीट वाली काम होती है वो हम किसी और वीडियो में इसको हम कवर करेंगे। फिलहाल हम थ्योरेटिकल पार्ट्स को ही कंप्लीट करेंगे, ताकि जो है आप एग्ज़ाम में थ्योरी को अपना स्ट्रांग बना सको। कहीं कहीं पे इस कोर्स के दो अलग अलग पार्ट हैं, जिसमें एक प्रैक्टिकल थ्योरी, एक प्रैक्टिकल पेपर, एक थ्योरी पेपर है। प्रैक्टिकल पेपर में आपको अकाउंट्स लगाने पड़ेंगे, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और एक पेपर में जो है आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। जो जिनका थ्योरी वाला पेपर है वो आराम से क्लियर हो जाएगा इस एक वीडियो को देखने से ही, और जिनका प्रैक्टिकल वाला है उनके लिए हम अलग वीडियो लेके आएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे इंश्योरेंस के बारे में, तो वो अलग वीडियो में आप देख सकते हैं। और जिनका दोनों मिक्स्ड पेपर है उनके थ्योरी पार्ट को आप इजीली इससे कवर कर सकते हो। लेकिन इंश्योरेंस हमेशा एक करंट अफेयर वाली चीज़ है, हमेशा उसके मार्केट में चेंजेस आते रहते हैं। वो चेंजेस क्या आते रहते हैं इसके बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप वेदांत एकेडमी पे आराम से इसको देख सकते हैं। कैसे इंश्योरेंस को आप बिजनेस बना सकते हैं, कैसे इंश्योरेंस के मार्केट में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें आप लोगों को जो है वेदांत एकेडमी पर अवेलेबल मिलेंगी। और इसके बाद एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप इसको जो है क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको कि इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है, आइडिया लेना है और एक अपना करियर बनाना है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, डायरेक्टली हमसे बात करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं। वेदांता, आपको जो है मैसेज लिखना पड़ेगा कैपिटल में वेदांता, आपका नाम और आपका पिन कोड, और इसे आप इस नंबर पे 7383
9864769117 नंबर पर भेज दीजिए। आपको जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप में जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसमें आपको जो है टाइम टू टाइम करियर से रिलेटेड आपकी एजुकेशनल थ्योरी वीडियोस आपको मिलेंगे, ताकि आप एग्जाम भी पास कर सको और करियर भी बना सको। तो ये 2 चीज़ें हम वेदांता अकेडमी पे ले आए हैं। हाय, मेरा नाम कौशिक है और मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं एजुकेशनल स्टफ्स को काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लेके आता हूं और आपको जो है एक ब्रिज कनेक्शन देता हूं, ताकि आप जो है अपने कोर्स से निकल करके डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तक पहुंच सके। क्योंकि वेदांता एकेडमी का यही मोटो है, फ्रॉम एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट, हम सारी फैसिलिटी लोगों को देना चाहते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं रिस्क के बारे में। देखिए, इंश्योरेंस किसके लिए बनाते हैं? जब भी आप कोई काम कर रहे हो, सपोज आप एक बिजनेस खोल रहे हो, आपकी सामान चोरी हो सकती है, आपकी सामान जल सकती है, आपकी सामान ब्लास्ट हो सकती है। तो ऐसे में जो है आपको हमेशा रिस्क रहता है। तो उस रिस्क को आप जो है कवर करने के लिए इंश्योरेंस कराते हो। इंश्योरेंस में क्या होता है, आपने कुछ प्रीमियम पे किया, अगर आपको नुकसान हुआ देन आपको जो है एक अच्छा खासा पैसा अमाउंट में मिल जाएगा कि आपको कितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए कर देगी। ओके, ये बेसिक नॉलेज है। आप प्रीमियम भरो, आपको डैमेज हुआ देन कंपनी आपको जो है पैसे पे करेगी डैमेज के। तो इससे डैमेज जब होगा, रिस्क जब आएगा, तब आप जो है अच्छे से टैकल कर पाओगे। तो रिस्क को समझने के लिए आपको पहले रिस्क मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि हम मिनिमाइज कर देते हैं रिस्क फैक्टर्स को, उसको पहचानेंगे और उसको कम कर देंगे। ठीक है ना? रिस्क फैक्टर्स आपको पहचानने हैं, कौन कौन से आपके बिजनेस में कैसी रिस्क आ सकती हैं, उसको पहचानिए और कम कर दीजिए। दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। आप अगर थ्योरी पेपर लिख रहे हैं तो इसको एलैबोरेटली बड़ा करके अपने जनरल इंग्लिश के नॉलेज से इसको बड़ा करके लिखिए, या फिर आपके पास कोई स्टडी मटेरियल होगा, टेस्ट पेपर होगा, टेक्स्ट बुक होगी, तो आप उससे देख करके आराम से एक थ्योरी बना सकते हैं। रिस्क जनरली कहाँ से आता है? अनसर्टेनिटी से आता है मार्केट में कब किधर डाउनफॉल होगा, कब कहाँ अपराइज होगा, वी डोंट नो, वहाँ से एक रिस्क आ गया। प्रोजेक्ट फेलियर, आपने समझ लीजिए कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोची है, आप कुछ नया बनाना चाह रहे हैं, आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, ऐसे में प्रोजेक्ट फेल भी हो सकता है, तो ये भी एक रिस्क है। एक्सीडेंट हो सकता है, ये भी एक रिस्क है। नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, ये भी एक रिस्क है। कहीं बाढ़ आ गया, कुछ जल गया, कुछ लाइटनिंग गिर गई, तो ऐसे में आपको जो है रिस्क हमेशा रहेगा। तो रिस्क को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम हमने यहाँ बनाया है, मेजर, एसेस, इवैल्यूएट एंड मैनेज। ये जो साइकिल है ना रिस्क का, यही सारा प्रोसेस है रिस्क को समझने के लिए। तो आपको पहले बिजनेस को देखना पड़ेगा कि किस टाइप के आपको जो है यहाँ पे कितना अमाउंट में आपको मेजर करना है, कितने अमाउंट का रिस्क आप उठा रहे हो, आपके बिजनेस में कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं, कितने अमाउंट का रिस्क है। फिर असेसमेंट कीजिए आप उसको कि भाई साहब किस टाइप के रिस्क का मैं मतलब ये उठाऊंगा, रिस्क उठाऊंगा, किस टाइप का रिस्क मेरे ऊपर है, ये जानिए, असेसमेंट कीजिए। उसके बाद में जो है आप इवैल्यूएट कीजिए कि इस टाइप के फलाने टाइप के रिस्क को कवर करने के लिए मुझे ये वाला काम करना पड़ेगा और ये काम मुझे करना है। तो उसका एक तैयारी कर लीजिए, पेपर पे लिख लीजिए कि कैसे कैसे आपको जो है तैयारी करना है। और फाइनली आपको मैनेज करना है कि रिस्कों से लड़ने के लिए आपको सारे चीज़ों को रेडी करना है एकदम, ताकि रिस्क जब भी आए आप तैयार रहे। तो यहाँ पे ISO आप लोगों को पता होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जो है रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को कुछ एक पर्टिकुलर इसमें सीरीज में रखा है कि ये ऐसे ऐसे टाइप के जो है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है रिस्क आ सकते हैं। पहला रिस्क आ सकता है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिस्क कैसा होने वाला है। दूसरी चीज़ हो गई इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स। अभी आपके स्टेक्स ज़्यादा है, कल के दिन आपको ज़रूरत पड़ गई, आपने स्टेक्स बेच दिए, जिसको बेचे वो बंदे ने ज़्यादा स्टेक्स ले लिए, तो ही विल बी द डिसाइडर कि वो बिजनेस को कैसे रन करेगा। हाँ, तो आपने कंपनी बेच दी किसी को स्टेक्स में, तो वो डिसाइड करने लगा, अब पूरा का पूरा मैनेजमेंट चेंज हो गया।
तीसरी चीज़ है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इससे भी लोगों को रिस्क हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कि हम जो है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, टाटा है, टाटा वाले गाड़ी बना रहे थे, अचानक से उन्होंने प्लान किया कि हम आईटी फील्ड में भी उतरेंगे, टीसीएस बनाएंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बनाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव तो चेंज हो गया उनका। टाटा बना रही थी स्टील, वो बनाने लगी गाड़ी, वो बनाने लगी आईटी। तो ऐसे में जब ऑब्जेक्टिव चेंज होता है तो टाटा को जो है कि रिस्क उठाना पड़ता है कि भाई साहब हमारा ये धंधा चलेगा या नहीं चलेगा, हम सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रिस्क भी होता है। फिर एक रिपोर्टिंग रिस्क भी होता है कि आप कब कब जो है आप अपना ये बना रहे हैं, मतलब रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, आपका रिपोर्ट कैसा आ रहा है, आपका रिपोर्ट कोई बनाने वाला है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपका इन्फॉर्मेशन गलत रहा देन ऑब्वियसली आप रिस्क में हैं। अगर आपको कोई बताया कि फलाने जगह पे कुछ हो रहा है इंसिडेंट्स और ये रेट बढ़ने वाला है, और आपने ढेर सारा सामान खरीद के स्टॉक में रख लिया और कुछ बिका ही नहीं, रेट कम ही रहा, रेट बढ़ा ही नहीं, देन आप लॉस में चले जाओगे। तो रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके खबरियों को आपकी खबर बहुत पक्की देनी चाहिए आपको। यहाँ भी एक रिस्क है, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। देन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। समझ लीजिए मिश्रा जी आप लोगों के जनरल मैनेजर थे, वो बड़ा अच्छा काम करते थे, लेकिन मिश्रा जी अचानक से रिटायर हो गए या कुछ उनका ट्रांसफ़र हो गया या वो कहीं और ज्वाइन कर लिए हैं, उनकी जगह पे अभी कोई और आ गया है, चौहान साहब आ गए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि मिश्रा जी जैसे कंपनी के साथ ट्रीटमेंट करते थे वैसे चौहान जी भी करेंगे। तो ऐसे में जब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोगों की चेंज होती है, वो प्रमोशन में आते हैं या ट्रांसफ़र में आते हैं, जैसे भी आते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग बहुत ही अलग होता है, जिसका इम्पैक्ट सीधे सीधे किसी भी एक मैनेजमेंट के ऊपर पड़ता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है। तो ये एक बड़ा रिस्क है, ठीक है ना। अब सपोर्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक बिजनेस के काफ़ी सारे सपोर्टर्स होते हैं। कोई फाइनेंस से सपोर्ट करता है, कोई पॉलिटिकली सपोर्ट करता है, कोई सोशली सपोर्ट करता है, कोई एडवर्टाइजमेंट में सपोर्ट करता है। अगर ये सपोर्टिंग सिस्टम फेल हो जाए कहीं पे तो आप रिस्क में हो जाओगे, ठीक है ना। आप उनके भरोसे भी नहीं बैठ सकते। फिर अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब मैंने रिस्क को जो है समझने के लिए पहले से जो है वार्निंग इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं। मेरी बिल्डिंग में आग लग सकती है, दैट्स वाई मैंने स्मोक डिटेक्टर्स लगाए। मान लीजिए वो स्मोक डिटेक्टर्स फेल हो गए और आग लग गई, तब क्या होगा? मेरा इंडिकेटर तो फेल हो गया। तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। फिर रिव्यू साइकिल, आपने मान लिया कि आपकी कंपनी हर 6 महीने पे जो है असेसमेंट करती है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है, वो असेसमेंट वो रिव्यू करते रहते हैं। अगर से आपने सोच लिया कि 6 महीने नहीं, अब एक ही महीने में हम लोग जो है रिव्यू करेंगे, तो रिजल्ट चेंज आएंगे। कभी सीजन अप होता है, कभी डाउन होता है। 6 महीने में शायद एक महीना अप रहा, एक डाउन रहा, हमको पता नहीं चला, हमने एवरेज निकाल लिया। लेकिन रिव्यू साइकिल हमने चेंज कर दी तो ऑब्वियसली हम लोगों के ऊपर एक रिस्क आ जाता है, ठीक है ना। तो रिव्यू को भी आपको जो है हमेशा टाइम टू टाइम करना है, उस टाइम को आप चेंज मत कीजिए तो ही बेहतर है। फिर एक सपोर्टिव कल्चर होता है। सपोर्टिव कल्चर मतलब क्या? आपकी ब्रांड का एक नाम है, आपके ब्रांड का एक नाम है, आपके पास जो सपोर्टर्स है उनका एक कल्चर है, एक नेचर है, वो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, आपके ग्राहक आपको सपोर्ट करते हैं, आपके सेलर्स आपको सपोर्ट करते हैं। अचानक से ये सपोर्टिव कल्चर चेंज हो जाए, आपकी कंपनी किसी एक प्रॉब्लम के कारण बदनाम हो जाए तो क्या होगा? आपका जो सपोर्टिव कल्चर है वो खत्म हो जाएगा, सब आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। दैट इज ऑल्सो अ रिस्क। कभी भी अपना नाम धंधे में खराब नहीं करने का। आखिरी चीज जो है आईएसओ ने बताई है मैनेजमेंट प्रिंसिपल में, रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल में, वो ये है कि कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। देखो जैसे कि एक ऐप है, वो मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐप आता है, मान लीजिए कोई, वो हर 2-3 महीने में आपको बोलता है कि हमको जो है अपग्रेड करो आप, तो आप प्ले स्टोर में जाओगे, अपग्रेड दबाओगे और वो अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही ऐप अगर आपको कहे हर 2-3 दिन में, एक हफ्ते की, हर बार हमको अपग्रेड करते जाओ, अपग्रेड करते जाओ, तो इससे क्या होगा? करने वाला भी परेशान है, क्या यार ये बहुत डेटा खाता है ऐप, तो इससे लोग परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में जो है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट लाना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। आप ऐसा करते जाएंगे तो आपका जो है कस्टमर नाराज़ हो जाएगा, आपका जो है पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो अब टाइप्स ऑफ रिस्क की बात कर लेते हैं। मैं ज़रा इसको जूम करके देखता हूँ आपको।
तो इससे क्या होगा, आपको ये देखने में आसानी हो जाएगी। तो ये जो रिस्क है ना, रिस्क एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टमेटिक, एक अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक वाला जो रिस्क है ना, वो किसी एक सिस्टम के फेल होने के कारण होता है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अनकंट्रोलेबल है। और अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है ना, ये किसी सिस्टम के कारण नहीं होता, हमारे खुद के कारण होता है, इसको हम कंट्रोल कर भी सकते हैं। तो पहले सिस्टमेटिक रिस्क के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे एक है ये इंटरेस्ट रेट रिस्क सिस्टमेटिक रिस्क में। तो ये एक सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम ने अपना इंटरेस्ट का रेट बदल दिया। क्या होगा आपका धंधे के ऊपर, आपने जो लोन लिया है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही। आपको पैसा देना है या लेना है इंटरेस्ट के ऊपर, तो फिर आपको इफेक्ट तो पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो अ रिस्क। फिर एक मार्केट रिस्क बनता है कि आपका मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट का अभी सिस्टम कैसा चल रहा है। अगर मार्केट का सिस्टम चेंज हुआ देन आपके ऊपर एक रिस्क है। जैसे कि अभी एक लाइव एग्जांपल बताता हूं कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, गर्मी की छुट्टियां आने वाली थी, अचानक से कोरोना पैंडेमिक आ गया, मार्केट का पूरा सिस्टम ही बंद हो गया एंड एवरीथिंग इज फ्लश्ड अप, मतलब पूरा का पूरा मार्केट ही बंद हो गया। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। एक है परचेजिंग पावर और इन्फ्लेशनरी रिस्क, ये भी एक है। परचेजिंग जब हम करते हैं तो एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है, वेयर हाउसिंग का सिस्टम होता है, हम खरीदते हैं तो उसका अलग एक बैंकिंग का सिस्टम होता है। जब ये सिस्टम्स फेल होने लग जाए, आपका पैसा इन्फ्लेशन में बर्बाद होने लग जाए, आपके पैसे का वैल्यू डाउन हो जाए, आप जो चीज़ 2 रुपए में खरीदते थे उसको अब 4 रुपए देने पड़ जाए, 2.5 रुपए देने पड़ जाए, देन इट विल बी अ रिस्क फॉर यू। तो ये सिस्टम के कारण होने वाले रिस्क है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बाद आता है अनसिस्टमेटिक रिस्क, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये काफ़ी टाइप के होते हैं। इसमें देखिए मेजरली अनसिस्टमेटिक रिस्क के अंदर में आपको मिलेगा पहला बिजनेस रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो बिजनेस रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, वो होता है कि आपके बिजनेस में बहुत सारे स्टॉक्स जमा हो गए हैं, आप बेच पा रहे हो तो ठीक है। अगर नहीं बेच पा रहे, मार्केट में आपकी सप्लाई कम है या डिमांड कम है, या सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम है, या डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके पास माल ही नहीं है बेचने को तो भी आप रिस्क में है, अगर माल पड़ा रह गया बिक नहीं रहा तो भी रिस्क है। तो ये लिक्विडिटी रिस्क है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल या क्रेडिट रिस्क। ओके, तो फाइनेंशियल या क्रेडिट रिस्क क्या होता है, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। पहला होता है एक्सचेंज रेट, रुपीज़ एंड डॉलर का रिश्ता एक्सचेंज रेट के अंदर आता है, ठीक है। अगर रुपीज़ में आप कुछ खरीद रहे हो, बाहर से आपने कुछ मंगाया $2 में, रुपीज़ हो गई 70 रुपये, ठीक है। 70 रुपये $2 मतलब 140 रुपये में आपने खरीदी कर लिया, अब 150-200 रुपये में आपने बेच भी दिया सामान। यही रुपीज़ का अगर फॉल डाउन हो गया तब क्या होगा, एक्सचेंज अगर बोल दिया कि अब रुपीज़ का रेट 70 नहीं 75 रुपये है, तब आप क्या करोगे। आप जो $2 में खरीद रहे थे तो वो तो $2 ही रह गया, लेकिन आपको 150 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। आपके तरफ से तो रिस्क आ गया ना, आपके ऊपर तो रिस्क बैठ ही गया है कि भाई आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ये हो गया एक एक्सचेंज। दूसरा इसका वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है कि आप कुछ सामान बेच रहे हो, 100 रुपये में बेच रहे, 140 में बेच रहे हो, चलो डॉलर का रेट अचानक से गिर गया, अब 60 रुपये का डॉलर है, तो फिर क्या होगा, आपको उतने $1 का सामान बिकेगा नहीं। अब बेचोगे $2 में, लेकिन मिलेगा आपको कितना, 120 रुपये। तो यहाँ पे एक्सचेंज ने मार दिया आपको। फिर रिकवरी रेट भी होता है एक, वसूली का आपका जो रेट है, अगर वो ना निकले तो फिर आपका प्रॉब्लम आ जाएगा, रिकवरी रेट भी ख़राब हो जाएगी। आपने जो है 2% पे दिया, लेकिन रिकवर होते होते वो 4% हो गया, तो आपकी काम तमाम हो गई। मतलब आपको पैसा लेट से देना है तो उसका एक्स्ट्रा बोझ आपको उठाना पड़ेगा। फिर एक है क्रेडिट इवेंट मतलब क्या हो गया कि आपने जो है कुछ ज़्यादा ही क्रेडिट दे दिया। आपने जो है ग्राहक को ठीक है कल दे देना करके 100 ग्राहकों को कल दे देना कर दिया, और आपके जो है प्रॉब्लम शुरू हो गए। आपके पास माल तो ख़त्म हो गया, लेकिन पैसे भी नहीं आए। पैसे आएंगे तब ना आप फिर से माल खरीदोगे। तो क्रेडिट इवेंट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क है, फाइनेंशियल क्रेडिट रिस्क है। उसके बाद नॉन डायरेक्शनल रिस्क होता है फाइनेंशियल रिस्क। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है, आपको पता ही नहीं आप कितने का रिस्क दे रहे हो, कितने का क्रेडिट दे रहे हो, कितने का फाइनेंस उठा रहे हो, आपको पता ही नहीं आप पैसे कब पे करोगे, आपको खुद पैसे कब मिलेंगे।
तब तो आप मार खाओगे ही। ये नॉन डायरेक्शनल रिस्क हो गया। इसके बाद आता है सोवरेन रिस्क। वही जो मैंने आपको बताया था कि आपका जो कंपनी है उसका रेपुटेशन जो है, आपने जो है कुछ बॉन्ड खरीदा है, आपने जो है कुछ इन्वेस्टमेंट कहीं और किया है और वो जो है डूब गया या उसका वैल्यू डाउन हो गया। आपने जो पैसे कमाए थे उसको शेयर में लगा दिए, शेयर का वैल्यू डाउन हो गया, सोवरेन रेट कम हो गए, बॉन्ड का रेट कम हो गया, तो आप वहाँ मार खाओगे। फिर उसके बाद सेटलमेंट करते करते काफ़ी टाइम गुजर गया, कभी किसी ने पैसा दिया, किसी ने नहीं दिया, आपने सल्टा लिया, कोई गुजर गया या बाहर चला गया देश छोड़ के या शहर छोड़ के चला गया, आपका पैसा अटक गया, एंड इट इज़ ऑल्सो ए रिस्क। तो ये फाइनेंशियल रिस्क के 1 2 3 4 5 6 टाइप्स थे, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क के कितने टाइप है? 4 टाइप है। पहला है मॉड्यूलर रिस्क। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ व्यूवर्स, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पे ऑपरेशनल रिस्क देखना है अभी। तो मॉड्यूलर रिस्क होता है पहला, मॉडल, आपका प्रोडक्ट का मॉडल कैसा है, अगर वो चेंज हो गया तो रिस्क आ जाएगा उसमें, क्या पता ग्राहक खरीदे या नहीं खरीदे, है कि नहीं। या फिर आपका जो स्ट्रक्चरल बॉडी है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, उसका मॉडल आपने चेंज किया या मशीनरी आपने चेंज की, तो उसमें भी आपको जो है प्रॉब्लम आएगा ही। मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस में, वो एक रिस्क ही है। उसके बाद पीपल, दूसरा मैन पावर रिस्क, ठीक है। मतलब आपके काम करने वाले लोग या आपके ग्राहक लोग, आपके काम करने वाले लोग या आपके ग्राहक लोग आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, आपके साथ उनकी खिटपिट हो रही है, तो फिर आपको रिस्क है। तीसरी चीज़ है लीगल, आपका ग्राहक हो या आपका खुद का कामगार हो या कोई भी थर्ड पार्टी हो, उसको आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले लिया उसने, मान लो आपके ऊपर धोखाधड़ी का केस लगा दिया या कंज्यूमर कोर्ट का केस लगा दिया या कोई यूनियनबाजी ने आपके केसेस बढ़ा दिए हैं, देन आपको उसमें भी प्रॉब्लम होगा। फिर होगा पॉलिटिकल रिस्क, मतलब आज की गवर्नमेंट शायद आपका साथ दे रही है, कल की गवर्नमेंट शायद ना दे, तो ये एक पॉलिटिकल रिस्क भी होता है। तो ये इतने टाइप के रिस्क थे व्यूअर्स, आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा रिस्क कितने टाइप के होते हैं। अब फटाफट बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं इसको ज़रा सेट कर देता हूँ फ्रेम को फिर से। तो यहाँ पे एवोल्यूशन एंड नेचर ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि ये इंश्योरेंस वाली जो चीज़ है इंडिया में आई कब, कैसे आई, क्या था इसका नेचर। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट जो है इंश्योरेंस का, ये ऋग्वेद में मिला था। इसके अंदर योगक्षेम नाम का एक पॉइंट आया था, एक टर्म आया था जिसके अंदर में इंश्योरेंस के बारे में बताया गया था। जिनको वेदों के बारे में थोड़ी बहुत रुचि होगी वो समझ जाएंगे कि योगक्षेम का जो टॉपिक आया था, इट वॉज अ टॉपिक ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से मिलता जुलता कुछ एक था। तो योगक्षेम के बारे में आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको इंश्योरेंस का टॉपिक समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद मतलब उस ज़माने से हम लोग जो है इंश्योरेंस के साथ जुड़े हुए हैं इंडियन लोग। उसके बाद जो मरीन ट्रेडर्स हुआ करते थे इंडिया में, जो बाहर माल बेचते थे, स्पेशली कोस्टल एरियाज़ के, तमिलनाडु के, केरला के लोग, महाराष्ट्र के लोग, जो गुजरात के लोग जो समुंदर से व्यापार करते थे, उनको डर रहता था कि सामान कहीं डूब ना जाए, कोई चक्रवात तूफान ना जाए, सामान का कोई मॉइस्चर ना पकड़ ले, मॉइस्चर पकड़ लिया सामान खराब हो गया। तो ऐसे में ट्रेडर्स जो है ना बॉटमरी बॉन्ड्स बनाते थे। बॉटमरी बॉन्ड्स बनाने से क्या होता था, वो एक इंश्योरेंस टाइप का कुछ होता था, हर जाना भरपाई टाइप का। ठीक है, हमारा शिप अगर डूब गया तो हमको इतना टाइम दे दो, हम आपको जो है ये सामान दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा ऐसा प्रीमियम रेट आप अगर हमको दोगे तो हम आपको ऐसा ऐसा हर्जाना दे देंगे। तो दिस वाज आल्सो अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस, बॉटमरी बॉन्ड जिसे कहता है। ये नाम आप याद रखिए स्पेलिंग के साथ, बॉटमरी बॉन्ड्स, जो कि शिपिंग में पहले कार्गो को इंश्योर करने के लिए मरीन ट्रेडर्स इस्तेमाल करते थे। फिर उसके बाद फायर इंश्योरेंस आया एग्जिस्टेंस में, कहाँ, जर्मनी और इंग्लैंड में 1666 में इसको लॉन्च किया गया था। ये फायर इंश्योरेंस मतलब क्या, मेरा सामान जल गया, मेरा कंसाइनमेंट जल गया, मेरा दुकान जल गया, तो उसका जो इंश्योरेंस है वो 1666 में आया था जर्मनी और इंग्लैंड में। और बाद में ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी नाम की एक आई थी कलकत्ता में, उसने 1850 में ये इंडिया में लॉन्च किया था फायर इंश्योरेंस।
उसके बाद यूरोपियन लोग जो है लाइफ इंश्योरेंस लगाते थे, मतलब वो पुर्तगाल के लोग, वो स्पेन के लोग, वो इटली के लोग हो सकते हैं, जर्मनी के, इन लोग बाहर कंट्रीज में जाते थे अपना देश चलाने के लिए। कोई अफ्रीका पे कब्जा करता था, जैसे ब्रिटिश लोग इंडिया पे कब्जा किए हुए थे। तो ये जब ट्रैवल करते थे, कोई गारंटी नहीं थी, तब फोन नहीं था, वाईफाई नहीं थी, कुछ नहीं था, तो इन लोगों को डर रहता था कौन कहाँ मर जाएगा। तो अपने पीछे वो लोग कुछ संपत्ति छोड़ के जाना चाहते थे, क्योंकि वो काम पे जा रहे हैं ना, खाली हाथ तो वापस नहीं आ सकते। दैट्स वाई उन लोग अपने फैमिली के लिए इंश्योरेंस करवा के जाते थे अपनी लाइफ का, कि भाई अगर मेरा कुछ हो भी गया तो मेरी फैमिली को इतने रुपए दे देना, मैं प्रीमियम भर रहा हूँ फिलहाल। और ये चीज़ इंडिया में बंगाल में पहली बार आई। ओरिएंटल लाइफ एश्योरेंस कंपनी ने 1818 में इसको जो है लॉन्च किया। तो फायर इंश्योरेंस इंडिया में बाद में आया, पहले लाइफ इंश्योरेंस आया, ओरिएंटल लाइफ एश्योरेंस ने इसको लाया, और यहाँ पे ट्राइटन इंश्योरेंस ने जो है फायर इंश्योरेंस यहाँ पे 1850 में लॉन्च किया। उसके बाद ये चीज़ चलती रही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काफ़ी सुधार हुए। 1956 में जो है इंश्योरेंस की इंडस्ट्री को नेशनलाइज्ड कर दिया गया कि ये पूरे इंडिया में चलेगी, काफ़ी लोग इसको कर पाएंगे, गवर्नमेंट जो है इसको बैकअप देगी। तो गवर्नमेंट ने 2 एजेंसीज बनाई। पहली बनाई लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम LIC कहते हैं, काफ़ी फेमस है, आप लोगों को पता ही होगा। दूसरा है GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर भी 3 सब्सिडरी कंपनीज जो है गवर्नमेंट में बनाई थी। पहली न्यू इंडिया एश्योरेंस, दूसरी ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस, और एक यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस। तो ये सारी गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट जो है इंश्योरेंस कंपनी को अपने कंट्रोल में रखती थी। फिर 1993 तक ये चला। 93 में जो है मल्होत्रा कमेटी को लाया गया संसद में, उन्होंने जो है रिफॉर्म लेके आया इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर। आपको ये नाम याद रखने, ठीक है, 93 में मल्होत्रा कमेटी। जो लोग CA का एग्जाम्स देंगे उन लोगों को जो है ये सब MCQs में पूछेंगे, तो ये याद रखिएगा आप लोग। अब 93 में मल्होत्रा ने क्या बोला था, क्या रिकमेंडेशंस दी थी, उसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स पूरे याद रखना, आपको 10 में से कम 8-7 नंबर तो मिल ही जाएंगे। और ये मैंने शॉर्ट में लिखे सिंपल लैंग्वेज में, अब इसको एलैबोरेट करके बड़ा करके लिखना, ठीक है। मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से पहले तो गवर्नमेंट को अपना स्टेक सिर्फ 50% रखना चाहिए किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि इंश्योरेंस का मार्केट बड़ा फ्लक्चुएट होता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। तो ऐसे में जो है गवर्नमेंट को ना एक स्टैंड लेना चाहिए कि भाई साहब हम ये फ्लक्चुएशन नहीं झेल सकते, हमको सीधा सरल प्लान चाहिए, हमारा पैसा खेलवाड़ करने के लिए नहीं है, जनता के विकास के लिए। सो आप जो है इसको सिर्फ 50% स्टेक्स रखो, बाकी आप जब प्राइवेट के साथ इसका जो है स्टेक होल्डर्स निकालो, आप शेयर्स में इसको डालो। दूसरी चीज़, ऑल द इंश्योरेंस शुड बी गिवन फ्रीडम टू ऑपरेट। तो इंश्योरेंस कंपनी जीतती हुई, सॉरी यहाँ पे मैंने कंपनी लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को जो है फ्रीडम दिया गया कि आप ऑपरेट कीजिए, आप कोई भी जो है अब अपनी इंश्योरेंस कंपनी खोल सकता है। प्राइवेट कंपनीज विथ मिनिमम कैपिटल ऑफ 1 बिलियन शुड बी अलाउड। यहाँ पे कम से कम 10 करोड़ रुपए लेके अगर आप मार्केट में कैपेक्स उतरते हो कैपिटल लेके, तभी आप जो है एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी खोल सकते हो। ये एक यहाँ पे दिया गया सुझाव। उसके बाद नो कंपनी कैन डील विद जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस साइमल्टेनियसली। मतलब अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस देती है, गाड़ियों का इंश्योरेंस, ये सब वो सब, तो आप उसी कैटेगरी को डील कर पाओगे, लाइफ इंश्योरेंस को आप डील नहीं कर पाओगे। अगर आपकी कंपनी लाइफ एंड हेल्थ केयर इंश्योरेंस देती है तो आप जनरल इंश्योरेंस नहीं दे पाओगे। ये चीज़ क्लियर कहा गया था मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन में। और ये दोनों इंश्योरेंस के बीच में क्या फ़र्क है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अच्छा, गांव-गांव तक इंश्योरेंस के स्कीम पहुंचना चाहिए, तो क्या किया गया, पोस्टल डिपार्टमेंट को इसमें लॉन्च किया गया कि भाई साहब आप तो हर गांव में हो, इसीलिए आपको हम छूट देते हैं कि आप इंश्योरेंस स्कीम्स को लॉन्च करो। आपके थ्रू LIC और GIC जो कंपनियाँ हैं ये इंश्योरेंसेस को गाँव-गाँव तक पहुँचाएंगी। फिर
वन स्टेट लेवल कंपनी शुड बी अलाउड, मतलब हर स्टेट के पास अपनी खुद की एक इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है, ऐसा कहा गया। एक कंपनी, सिर्फ एक कंपनी, हर स्टेट की अपनी एक। वैसे ही इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी एक बननी चाहिए, ऐसा जो है इंश्योरेंस एक्ट में कहा गया कि इंश्योरेंस एक्ट में चेंजेस लाके एक रेगुलेटरी बॉडी बनाए तो अच्छा है। फिर उसके बाद LIC शुड पे इंटरेस्ट ऑन डिले इन पेमेंट बियॉन्ड 30 डेज। अब LIC सरकारी थी, काफ़ी स्लो काम करती थी, तो मल्होत्रा कमेटी के पास काफ़ी कंप्लेंट्स आई कि भैया LIC का पेमेंट बहुत ही स्लो है। ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर LIC 30 दिन से ज़्यादा के अंदर, 30 दिन से पहले अगर पेमेंट ना दे, लेट कर दे, तो उसको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। ऐसे में LIC को नुकसान हो सकता था, इसीलिए LIC की जो पूरी की पूरी सिस्टम थी वो सजग हो गई, वो फटाफट से अपने पेमेंट्स देने लग गई और जो है क्लेम भी किया जाने लग गया कि भाई साहब हम जो है ऐसे इंटरेस्ट के साथ पैसे लेंगे अगर आप लेट करेंगे तो। अब इंश्योरेंस कंपनी मस्ट बी इंकरेज टू सेटअप विथ यूनिट लिंक्ड पेंशन प्लान्स। ऐसा भी एक सिस्टम दिया जाए इंश्योरेंस कंपनी को कि भाई साहब आप पेंशन प्लान्स भी लॉन्च करो। ओके, इसके बारे में भी हम एनुइटी में पढ़ेंगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये सारे मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशंस थे। अगर आपको फिर से अगर ये सुनना है तो आप वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से एक बार अच्छे से सुन लीजिए। इस वीडियो को एग्जाम लिखने के पहले आप 2-3 बार देखोगे तो पक्का आपके मार्क्स अच्छे वाले आने वाले हैं, ठीक है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं फटाफट से इंश्योरेंस के कि भाई साहब कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होने चाहिए एक इंश्योरेंस के। देखो, इंश्योरेंस क्यों कराना चाहिए, इंश्योरेंस के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए, इंश्योरेंस से शेयरिंग ऑफ रिस्क होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मेरी दुकान को 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया मैंने, मतलब 1 लाख रुपए तक का अगर कोई नुकसान हुआ तो वो मुझे मिलेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मुझे मिलेगा ही, क्योंकि नुकसान होगा या नहीं वो तो बात की बात है ना, लेकिन मैं प्रीमियम भरता चला जाऊंगा, मैं हर महीने 100 रुपए देता रहूँगा। ओके, वो पैसे कहाँ जमा हुए, इंश्योरेंस कंपनी के पास। मेरे तरह ही और 10 दुकानों ने 100 रुपए एक जगह जमा करके रखे। इसी बीच एक दुकान में आग लग भी गई, नुकसान हो भी गया, तो क्या हुआ, रिस्क जो है हम सभी को था, हमने जो है वो बांट लिया, हमारे पैसे उस पर्टिकुलर एक दुकान के काम आए। वैसे ही आगे चल के जब हमारे ऊपर रिस्क आएगा तो दूसरों के पैसे हमको मिलेंगे। दैट इज द शेयरिंग ऑफ रिस्क, राइट। एक ही रिस्क हमने सभी ने शेयर कर लिया। फिर कोऑपरेटिव डिवाइस है ये। कोऑपरेटिव डिवाइस मतलब सारे लोग, सारे टाइप के लोग इसको जो है एज ए डिवाइस यूज कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं कि भाई साहब आपका इंश्योरेंस है, मेरा भी इंश्योरेंस है, ऐसा है वो ऐसा है। सारी जनरलाइज कर दिया गया इंश्योरेंस को। ये एक ऐसी जनरलाइज चीज़ है कि सब लोग यूज कर सकते हैं। फिर वैल्यू ऑफ रिस्क, जब जब इंश्योरेंस की बात आने लगी तब तब लोगों को रिस्क के बारे में समझ में आया कि भाई साहब रिस्क तो है, अदरवाइज लोग हवे में उड़ा, क्या ही रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है। बात यह है, अभी देखिए एक एग्जांपल देता हूँ, गाड़ी के ऊपर रिस्क होता है, वह इंश्योरेंस होता है। अगर इंश्योरेंस ज़रूरी ना हो गाड़ी पे तो लोग कैसे भी गाड़ी चलाएंगे बगैर इंश्योरेंस के, तो उनको वो गाड़ी चलाने के टाइम जो रिस्क है वो नहीं समझ में आएगा। जब जब उनको ज़बरदस्ती इंश्योरेंस बनाना पड़ जाए गाड़ी की तो वो समझेंगे कि हाँ भाई रिस्क तो है, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस करा के रखा है। फिर पेमेंट ऑन कंटिजेंसी, जब भी कोई प्रॉब्लम आए पेमेंट मिलने का है अपने को, ठीक है ना। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ देन भी हमारा जो प्रीमियम है वो पैसा हमको कुछ एक सेटलमेंट के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। फिर अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ क्लेम, मतलब आप क्लेम कर सकते हो कि भाई साहब इतना हुआ, ऐसा नहीं कि वो आपके ऊपर जो है थोप के चला गया भाई मैं इतना ही दूंगा, नहीं। आप क्लेम कर सकते हो, आप बता सकते हो, आप अपने रिकॉर्ड शो कर सकते हो कि भाई इतने का नुकसान हुआ है, हम क्लेम करेंगे कि इतने का इंश्योरेंस का पैसा हमको चाहिए, ठीक है। वो आपके लिमिट के ऊपर है, आप कितना ज़्यादा प्रीमियम देंगे तो आपको ज़्यादा लिमिट का इंश्योरेंस मिलेगा, कम पेमेंट देंगे तो आपको कम का मिलेगा। फिर इंश्योरेंस वर्सेस चैरिटी, देखिए इंश्योरेंस अलग चीज़ है, चैरिटी अलग चीज़ है, दोनों को आप एक जैसा मत कीजिए कि भाई साहब मैं जो हूँ दान में दे रहा हूँ आपको पैसे। इंश्योरेंस कंपनी दान में नहीं देती पैसे, वो आपसे प्रीमियम लेती है, ठीक है ना। तो आप एक चैरिटी जैसे नहीं हो कि भाई साहब मैं पैसे पे कर रहा हूँ, कल के दिन ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी हेल्प करेगी, नहीं करेगी। वो आपके ऊपर है, आप रिस्क को कैसे मैनेज करोगे। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो आपका इंश्योरेंस भी तगड़ा रहेगा। अदरवाइज आप चैरिटी टाइप के नहीं हो, दीनदयाल नहीं हो कि आप पैसे दे रहे हो, आपका कुछ फीस कटेगा इसमें,
रिस्क मैनेजमेंट के चलते। तो इंश्योरेंस अलग है, चैरिटी अलग चीज़ है, ये हमेशा ध्यान में रखना। दान दक्षिणा नहीं है इंश्योरेंस। नेक्स्ट चीज़ है लार्ज नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन्स। देखो जितने ज़्यादा लोग इंश्योरेंस कराएंगे उतने ज़्यादा का हमको फैसिलिटी मिलेगा, राइट। अगर 1 लाख लोग 10-10 रुपए भी दे रहे हैं देन इट विल बी 10 lakhs, राइट। ये 10 लाख रुपए का क्या होगा, इसकी फैसिलिटी हम लोगों को मिलेगी। तो जितने ज़्यादा लोग इंश्योरेंस लेंगे उतनी ज़्यादा फैसिलिटी हम लोगों को मिलेगी। तो हमेशा ये आप याद रखिएगा कि लार्ज नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन शुड बी इनसाइड द इंश्योरेंस, राइट। कैरेक्टरिस्टिक है वो। 1-2 लोगों का इंश्योरेंस नहीं होता, बहुत ज़्यादा लोगों का इंश्योरेंस करवाए तो वो एक इंश्योरेंस कंपनी है। और इंश्योरेंस कोई गैम्बलिंग भी नहीं है कि भाई साहब खेल के देखते हैं, क्या पता अपना कोई एक्सीडेंट हो जाए, हम लोग जो है पैसे क्लेम कर लें। नहीं, ऐसा नहीं। जेन्युइन कारण होना चाहिए इंश्योरेंस के लिए। सच में आपका कोई नुकसान हुआ होगा तभी। आप कोई रिस्क के ऊपर जुआ नहीं खेल सकते कि अब रिस्क है अब नहीं है, नहीं, ऐसे चीज़ों पे इंश्योरेंस नहीं होता। इंश्योरेंस सीधी सरल चीज़ों पे ही होती है, कोई बहुत क्रिटिकल चीज़ों के ऊपर इंश्योरेंस नहीं किया जाता। अब आते हैं री इंश्योरेंस के ऊपर। री इंश्योरेंस क्या है, सीधी सी बात है। इट इंडिकेट्स टू द प्रोसेस वेयर द ओरिजिनल इंश्योरर एक्सेप्टेड द रिस्क फ्रॉम द ओरिजिनल इंश्योर्ड गेट्स द रिस्क कवर्ड बाय द अनदर इंश्योरर फॉर द सेम रीजन द ओरिजिनल इंश्योर्ड गॉट प्रोटेक्शन फॉर। मान लीजिए ए है, ठीक है, ए है, उसने जो है ना बी से इंश्योरेंस करवाया कि भाई साहब बी, मेरे ऊपर ना दुकान जलने का रिस्क है, आप जो है ना मुझे इंश्योरेंस दे दो। ठीक है बोला उसने। अब बी को ए ने साइडलाइन कर दिया, अपने प्रीमियम भर रहा वो। बी एक ए जो है सी के पास भी गया, भाई साहब मुझे जो है ना इंश्योरेंस करा दो, मेरे दुकान जलने का डर है। तो सी बोलेगा क्या आपने इंश्योरेंस कराया है? तो बी बोलेगा हाँ मैंने कराया है। तो ठीक है, आपने बी के पास इंश्योरेंस कराया है, मुझसे भी करा रहे हैं, तो डबल प्रीमियम देना पड़ेगा उसको भी और मुझे भी। बोलेगा हाँ दूंगा। तो उसी चीज़ के लिए, सेम प्रॉब्लम के लिए 2 जने से उसने जो है 2 बार इंश्योरेंस कराया। इट इज़ री इंश्योरेंस। इसमें भी बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है, अभी अच्छे से समझ लीजिए उसको। पहला क्या फीचर है, फैकल्टेटिव कवरेज। अभी देखो बहुत सारे टाइप के होते हैं, इसमें रिस्क बहुत सारे टाइप के कवर हो जाते हैं। और प्रोवाइडर जो है, इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो है ना, वो नेगोशिएट करने की कोशिश करता है कि भाई साहब मैं इतने का ही जो है ये दे पाऊंगा, इतना ही अमाउंट होगा, ये ही होगा, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट देगा। अच्छा, ये फैकल्टेटिव कवरेज एक पहले टाइप का री इंश्योरेंस हो गया। दूसरे टाइप का एक री इंश्योरेंस होता है, ये ट्रीटी होता है। ठीक है, ट्रीटी मतलब समझौता। स्पेसिफाइड पर्सन पीरियड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इतने दिन से इतने दिन के लिए ही मुझे आपसे री इंश्योरेंस करवाना है। तो इसमें क्या क्या कवर होता है, पूरा या कोई पोर्शन ऑफ द रिस्क, पूरा दुकान की, भाई किसी भी टाइप का इंश्योरेंस मुझे चाहिए, आग लग जाए, पानी में बह जाए या कुछ भी हो जाए, मुझे इंश्योरेंस तो चाहिए। तो ये री इंश्योरेंस ट्रीटी काम आती है। या फिर पोर्शन, फलाने कारण से ही मेरा दुकान को नुकसान पहुंचा है, बिजनेस को नुकसान पहुंचा, तो भी ये री इंश्योरेंस ट्रीटी काम पे आती है। ठीक है, ये दूसरे टाइप की री इंश्योरेंस हो गई। तीसरे टाइप की री इंश्योरेंस की बात करते हैं, प्रोपोर्शनल इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस। अब ये री इंश्योरेंस वाला क्या करता है कि भाई साहब तुम LIC को 2000 रुपये दे रहे हो प्रीमियम, मैं उसमें से 1000 दूंगा, मेरा प्रीमियम मैं कम रखूँगा और मैं दूंगा भी कम। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि आपके प्रीमियम, मतलब आपने 2 लाख का LIC से कराया और 1 लाख का जो है आपने दूसरी कंपनी से कराया। अब 1 लाख में 2 लाख का जो LIC भर रहे हैं उसमें से 1 लाख वाली कंपनी कुछ पैसे जो है LIC को देगी एज ए प्रीमियम, और आपको मिल गया 2 इंश्योरेंस, 3 लाख का इंश्योरेंस, इससे 2 लाख का, उससे 1 लाख का। तो ये जो लॉस हुआ या प्रीमियम हुआ, ये जो है ये प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस के थ्रू कवर किया जा सकता है। फिर एक होता है नॉन प्रोपोर्शनल, इसमें कोई शेयरिंग नहीं है, आपको दोनों को बराबर पैसे दें। भाई मैं तो LIC से मेरा लेना देना नहीं, तुम उसका प्रीमियम उसको दो, मेरा प्रीमियम मेरे को दो, हम दोनों कहीं लॉस हुआ तो आपका देख लेंगे। तो यहाँ पे शेयरिंग नहीं होती। यहाँ प्रोपोर्शनल में क्या होता है, कुछ पार्ट चूंकि भरते हैं तो उस हिसाब से आपको ये भी मिलता है, मतलब टॉप अप टाइप का। आपका नेट बैलेंस खत्म हो गया, आपने 20 रुपये और भरा, आपका नेट फिर बढ़ गया, ऐसे टाइप का। एक्सेस ऑफ लॉस इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, ये एक हो गया।
इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट कवर होता है सिर्फ, मतलब जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मेरा दुकान जला नहीं, उस पर आतंकवादी हमला हो गया, मेरा पूरा ही माल जल गया। तो ऐसे कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट जब होते हैं तो उसको एक्सेस ऑफ लॉस री इंश्योरेंस के तहत कवर किया जाता है। इसका प्रीमियम बहुत हाई होता है। फिर रिस्क अटैचिंग इंश्योरेंस, इसका कोई पीरियड नहीं होता है, जस्ट नाम के लिए होता है, मतलब चलते रहो वाला इंश्योरेंस है, ये हमेशा चलता ही रहेगा। इसका कोई पीरियड नहीं है कि फलाने साल तक आपको पैसे भरना है, भाई ज़िंदगी भर रिस्क है, ज़िंदगी भर भरते जाओ। तो रिस्क अटैचिंग री इंश्योरेंस एक ये हो गया। इसके बाद एक आता है लॉस अक्योरिंग कवरेज, मतलब इंश्योरर क्या करता है, क्लेम करेगा पूरे लॉसेस को ड्यूरिंग द री इंश्योरेंस पीरियड। जब तक का आपका पीरियड है तब तक इंश्योरर जो है सारा क्लेम कर लेगा री इंश्योरेंस के पैसे। तो ये री इंश्योरेंस के टाइप्स है, इसको अच्छे से एक बार आप लिख लेना, अच्छे से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इसके बाद मल्होत्रा कमेटी ने एक और बात कही थी, रेगुलेटरी कमेटी बनाने के लिए, एक रेगुलेटरी बॉडी जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को संभाले। तो ऐसे में IRDA बना, ठीक है, IRDA बना, और इसके साथ साथ और कुछ मेजर इंश्योरेंस एजेंसीज है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। IRDA का फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी। ओके, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी का फुल फॉर्म ये IRDA का फुल फॉर्म है। ये नाम से ही जैसे आपको समझ में आता है कि इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करेगी, डेवलप करेगी, और ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इसका गवर्नमेंट के साथ लिंक है, बट ये गवर्नमेंट के इसके ऊपर कोई वो नहीं होते, राइट्स नहीं होते कि तुमको ऐसा ही करना है, ये अपने डिसीजन खुद लेती है। तो ऐसे में ये ऑटोनॉमस बॉडी है, इसका कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ये खुद का खुद डिसीजन लेती है। ओके, ये गवर्न करती है किससे, ये क्या करती है, गवर्न करती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, सुपरवाइज करती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर सिर्फ। हाँ, तो ये जो है ऑटोनॉमस बॉडी है, और ये गवर्न करती है और चलाती है और सुपरवाइज करती है कि भाई साहब इंडस्ट्री ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इसको जो है मल्होत्रा कमेटी के द्वारा बनाया गया था 94 में। इसका हेडक्वार्टर पहले दिल्ली था, अब हैदराबाद हो गया है तेलंगाना में, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। ये MCQs में भी कई बार पूछता है जो आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं। तो इसके बाद प्रमोशन करता है ये किस चीज़ का, इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ पॉलिसी होल्डर, कि भाई साहब किसी पॉलिसी होल्डर के साथ कोई अन्याय ना हो, ये चीज़ का ध्यान IRDA रखता है। उसी के साथ साथ ये एक और इंश्योर करता है कि भाई साहब इंडस्ट्री जो है इंश्योरेंस की वो ग्रो करती रहनी चाहिए, लोगों के बीच में जागरूकता लेके आओ, बताओ कि दुनिया में कितना रिस्क है, सबको बोलो कि प्रीमियम भरे, ये इंश्योरेंस कंपनी अच्छे से चलनी चाहिए, लोगों तक पहुंचाओ इसके बारे में जानकारी। तो ये IRDA अलग अलग स्कीम्स के तहत ऐसा करती है। फिर उसके बाद स्पीडी सेटलमेंट करती है कि भाई साहब कोई क्लेम आ गया, नहीं हो रहा क्लेम ठीक से, तो IRDA के गेट खटखटाएगा, वो देख लेगी भाई साहब तुम क्यों नहीं कर रहे हो। अगर जेन्युइन क्लेम्स है तो फिर आपको हेल्प मिलेगी, अगर आपने फ्रॉड किया है तो ये आपको रोकेगा कि भाई साहब आप फ्रॉड कर रहे हो, माल प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको जो अंदर करा दूंगा मैं। तो IRDA के पास वो पावर भी है कि ये जेन्युइन क्लेम्स का सेटलमेंट, फ्रॉड्स का सेटलमेंट, माल प्रैक्टिसेस का सेटलमेंट भी जल्दी जल्दी करा देती है। इसके बाद ये ट्रांसपेरेंटली काम करता है, ट्रांसपेरेंसी आता है इसके कारण, ऑर्डरली काम होता है, कंडक्ट करता है फाइनेंशियल मार्केट की डीलिंग को इंश्योरेंस के साथ में कि भाई साहब क्लियर कट तरीके से सारे काम होने चाहिए, कोई धांधलेबाजी नहीं, कोई उल्टी पुल्टी स्कीम नहीं, सारा चीज़ रेगुलेटरी बॉडी ने सब लिख के रख दिया है, ऐसे ही काम होगा। तो ट्रांसपेरेंट बॉडी है, आप कभी भी कुछ भी काम करा सकते हैं इससे, इसके नियमों के तहत। अच्छा, इसके बॉडी की बात करूं तो एक चेयरमैन होता है, मैक्सिमम इसका एज लिमिट 60 होना चाहिए और 5 साल का टेन्योर इनको मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है कि भाई साहब चेयरमैन किसको बनाना है, और गूगल करके देख लेना कि चेयरमैन अभी कौन है, शायद कभी एग्जाम में पूछ भी ले। फिर 5 होल टाइमर होते हैं, मतलब इनको जो है ना IRDA का पूरा काम देते हैं, भाई जिंदगी भर तुमको यही काम करना है। सिर्फ 5 लोग होते हैं ऐसे, इनका मैक्सिमम एज लिमिट 62 हो सकता है, 62 में रिटायर कर जाएंगे, ठीक है। और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सजेस्ट करती है कि आप इनको कुछ दिन के लिए IRDA में काम दो, 5 साल का टेन्योर होगा इनका, इससे ज़्यादा इनको काम नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे IRDA की बॉडी है, एक चेयरमैन है, 5 होल टाइमर है और 4 पार्ट टाइमर काम करते हैं इसके अंदर।
ओके, तो आई होप आपको IRDA समझ में आ गया होगा। और इसके बाद IRDA के जो फंक्शंस है उसके बारे में बात करते हैं कि भाई साहब ये एक और काम इम्पॉर्टेंट करती है कि ये इंश्योरेंस कंपनीज को सर्टिफिकेट देती है कि भाई साहब आपको खोलना है, आओ हमारे पास, हम आपको लीगल खोल के देंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे कि आप इंश्योरेंस कंपनी खोल लो। तो ऐसे करके IRDA के पास आपको अपनी कंपनी खोलने जाना पड़ेगा। फिर इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, लाइसेंस देती है ये इंटरमीडियरी बॉडीज़ को भी, मतलब LIC एजेंट आप लोगों ने सुना होगा, ये इंटरमीडियरी एजेंट है, ठीक है ना, इंश्योरेंस के, मतलब डायरेक्ट कंपनी के साथ इनका लिंकअप होता है, IRDA के साथ नहीं होता है। ये कंपनीज के लिए काम करने वाले एजेंट, ब्रोकर, इनको लाइसेंस देती है IRDA। मतलब अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस कंपनी वाला एजेंट आ जाए तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई साहब आपके पास IRDA का लाइसेंस है या नहीं है, अगर नहीं है तो वो फ्रॉड है। ओके, रेगुलेट कर, और इसके लिए ना कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है, स्पेसिफिक पढ़ाई करो, एग्जाम लिखो, तब जाके आपको ये इंटरमीडियरी का जो है सर्टिफिकेट जो है, लाइसेंस जो है ये मिलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस की तरह। अच्छा, ये क्या करता है, प्रीमियम के रेट को फिक्स करता है कि भाई साहब इतना ही प्रीमियम लेने का है तुमको, इतने लाख का इंश्योरेंस, इतने करोड़ के इंश्योरेंस के इतने प्रीमियम भरने पड़ेंगे। कोई वो नहीं करेगा, मतलब अपनी मनमानी नहीं करेगा कंपनी की, इतना ही भरना है, यही करना है, हमारी ये है वो है, नहीं। टर्म्स एंड कंडीशंस और प्रीमियम रेट ये IRDA डिसाइड करके देगी। अच्छा, स्पेसिफाइज द कंडीशंस एंड मैनर्स अकॉर्डिंग टू विच द इंश्योरेंस कंपनीज एंड द अदर इंटरमीडियरीज हैव टू मेक देयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। अच्छा, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना है ना, हमने ये साल इतना काम किया, ऐसे ऐसे काम किया, इतने पैसे आए, इतने क्लेम्स को हमने सेटल आउट किया, तो ये सारी चीज़ें, इंटरमीडियरीज को कितना मिलना चाहिए उनका कमीशन, ये सारी चीज़ें IRDA स्पेसिफाई करके देता है भाई, कंडीशंस के साथ कि भाई ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोगों का लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें IRDA के पास में है। इसके बाद ये रेगुलेट करता है इन्वेस्टमेंट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स फंड बाय इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से IRDA पैसे ले लेगा, कुछ पूरे नहीं, कुछ अमाउंट फिक्स करके रख लेगा और उसको जो है शेयर मार्केट में लगाएगा या कहीं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में लगाएगा, किसी बॉन्ड में लगाएगा, और वो पैसा अपने आप ग्रो करेगा। इससे इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट होगा। कभी इंश्योरेंस कंपनी में पैसे की ज़रूरत है तो वो ये IRDA ला के दे देगा। अच्छा, इंश्योर करती है कि मेंटेनेंस होना चाहिए किस चीज़ का, इंसॉल्वेंसी का, कंपनी डूब गई, पैसा डूब गया, ये हो गया वो हो गया, नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें IRDA देख लेगी कि कहीं किसी का कंपनी डूब गया या पैसा डूब गया तो IRDA उसको सेटल आउट कर देगा। फटाक से चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड इट्स टाइप पे। ये क्या है, डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर एंड इंश्योरेंस कंपनी। ये थोड़ा लोगो यहाँ से हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इसको। हाँ, इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर एंड इंश्योरेंस कंपनी। मतलब एक पॉलिसी होल्डर एक कंपनी है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। वेयर द इंश्योरर प्रोमिसेस टू पे ए सम ऑफ मनी इन एक्सचेंज फॉर ए प्रीमियम। इंश्योरेंस वाला क्या बोलेगा, भाई साहब आपको कुछ अगर हो गया तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आपको इतने प्रीमियम देना है बस। अपॉन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन और आफ्टर अ सेट पीरियड। चलो आप मरे भी नहीं, 20 साल का करा लो, 20 साल के बाद आपने इतने प्रीमियम भरा, हम आपको इतना पैसा दे देंगे। या फिर इन केस आपका कुछ हो गया तो हमको इतना पैसा दे देंगे। ये जो है सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। याद रख लेना एकदम दिमाग में दबा के, ठीक है ना। आप लोगों को मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे आवाज़ से आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया आपको। चाहिए तो फिर से एक बार सुन लीजिएगा पीछे करके। अब इसके टाइप्स बता देता हूँ फटाफट। एक आता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। मतलब क्या हुआ, पर्टिकुलर टर्म, स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है हम ये डील कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट कि भाई साहब 20 साल का डील है, आप इतने प्रीमियम भरते जाओ, हम प्रीमियम कंप्लीट होने के बाद आपको इतना दे देंगे, अदरवाइज आपका कुछ हो गया तो इतना दे देंगे। फिर होता है होल लाइफ पॉलिसी, भाई जिंदगी भर आप इतना भरते रहो, जिस दिन आप जाओगे उस दिन हम आपको जो है कॉर्पस अमाउंट आपके फैमिली को दे देंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, प्रीमियम छोटे छोटे होते हैं, इसमें बड़ा प्रीमियम भी होता है, इसमें छोटे छोटे प्रीमियम होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी भर भरना है ना, इसीलिए।
अच्छा, एक होता है एंडाउमेंट प्लान। इसमें क्या होता है, बोथ सिनारियोस के बारे में कुछ एक एश्योर्ड पेमेंट दे देते हैं कि भाई साहब अगर आप गए या बच गए आपको इतना पैसा तो हम दे ही देंगे। एंडाउमेंट प्लान, उसमें आपका प्रीमियम नहीं होता, इतना पैसा आप लगाओ उसके बदले में आपको इतना पैसा मिलेगा। तो ये हो गया एंडाउमेंट प्लान। हाँ, उसके बाद यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका था कि हर इंश्योरेंस कंपनी को यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान और पेंशन के बारे में एक मल्होत्रा कमेटी ने जो है रिकमेंडेशन दी थी। इसको यूलिप कहा जाता है शॉर्ट में। हाँ, यूलिप मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूलिप क्या है, एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो कि प्रोवाइड करता है रिस्क के कवर को अलॉन्ग विद द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन एनी नंबर ऑफ क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट। मतलब आपका पैसा आप हमको प्रीमियम में दो, साथ ही हम आपको एक और ऑप्शन देते हैं कि आपका पैसा आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो क्या। मतलब आप प्रीमियम भरो, भूल मत जाओ। बाकी में हमने क्या देखा, प्रीमियम भरा और हम भूल गए, हमको इतने दिन के बाद पैसे मिल गए, हमारे जाने के बाद कॉर्पस अमाउंट मिल गया। यूलिप में क्या होता है, हमने हमारा प्रीमियम दिया, साथ में हमको ये आज़ादी भी मिली कि भाई साहब हम ये पैसे कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। थ्रू द इंश्योरेंस कंपनी हम ये पैसे इन्वेस्ट कर दिए कहीं तो भी। तो दिस इज ऑल्सो मतलब एक बेनिफिशियल है। इसमें जो है आपका प्रीमियम अमाउंट बढ़ के आता है। फिलहाल के टाइम पे कहा जाए तो अटल पेंशन योजना एक ऐसी है जो यूलिप के तरीके से काम करती है। आपके पेंशन के पैसे वो हर महीने काटती है प्रीमियम, बट आपको जो है ये भी वो पैसा आप कहीं गवर्नमेंट स्कीम में या किसी इसमें कंपनी में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद होता है मनी बैक पॉलिसी। इसमें क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज एन इन्वेस्टमेंट प्लान विच प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर अलॉन्ग विद द पीरियोडिक रिटर्न एज ए परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड। मतलब मनी बैक में क्या हो गया, आपको जो है आपने पैसे दे दिए, आपने पूरे पैसे दे दिए, अगर आपको कुछ हो गया तो आपको पैसे तो मिलेंगे, साथ ही साथ अगर आपको कुछ नहीं भी हुआ तो हम आपको जो है परसेंटेज अमाउंट मतलब एक कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट 1% 2% आपके अमाउंट का हर महीना देते जाएंगे, ठीक है ना। मतलब आपको उल्टा पैसा मिलेगा प्रीमियम के रूप में। तो ये टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हमने देख ली। अब प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, देखो सब्जेक्ट का नाम ही यही है तो अच्छे से पढ़ लेना। तो प्रिंसिपल्स कौन कौन से, पहला प्रिंसिपल है नेचर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ये हमेशा याद रखना कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है और बड़ा सिंपल और वैलिड होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। इंश्योरेंस जब भी आप करने जाओ तो आपको पहले क्या मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे आप साइन नहीं कर सकते। फिर दूसरा प्रिंसिपल याद रखने का आपको इंश्योरेंस के टाइम पे क्या करना है कि अटमोस्ट गुड फेथ आपको ऐसा रखना है कि भाई साहब कंपनी पे पूरी भरोसा होनी चाहिए आपको, और कंपनी को आप पे भरोसा होना चाहिए। कोई फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, कैंसलेशन हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का। ऐसे हो गया कि आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, गलत क्लेम ले लिया, कंपनी ने आपके ऊपर कोई केस ठोक दिया, या कंपनी आपके पैसे चंपत करके भाग गई। वो जो है आपको ज़बरदस्ती बोल रही है कि आप 2 लाख का क्लेम करो, ज़बरदस्ती 1.5 लाख देंगे हम, आपका ये नहीं बनता है। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको ट्रस्ट इशू है कि भाई साहब मेरी रिस्क को ये लोग अच्छे से पैसे दे देंगे तो ही आप इंश्योरेंस कराइए, अदरवाइज इंश्योरेंस मत ही कराइए। अच्छा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योर्ड पर्सन को एक इंटरेस्ट होना चाहिए मैटर का, ठीक है। ऐसे नहीं कि मुझे इस बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, पहले आपको इंटरेस्ट लेना है कि भाई साहब ये चीज़ क्या है, कैसा है, इसके बारे में बताओ मुझे। हाँ, तो ये जो है इंटरेस्ट होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अगर आप इंश्योरेंस में पूछोगे कि भाई साहब मुझे इसका क्या अमाउंट मिलेगा, कैसा अमाउंट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से खंगाल लो, तब जो है ये नल एंड वॉइड नहीं होगा। अगर अच्छा एक और चीज़ इसी में है इंटरेस्ट के ऊपर, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मान लो कि आप हो ही नहीं और आपके नाम पे इंश्योरेंस बन रहा है, तो ये क्या सही है, ये नल एंड वॉइड है। एक जो पर्सन है जिसका इंश्योरेंस हो रहा है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करना चाहिए, या कि कोई अगर सामान है जिसका इंश्योरेंस हो रहा है वो एग्जिस्ट करना चाहिए।
ऐसा नहीं कि आप कोई सामान दिखा दिए वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, आप उसका इंश्योरेंस बनाते जा रहे हो, तो ये नहीं हो सकता। ए पर्सन इज कंसिडर्ड टू हैव एन अनलिमिटेड इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ देयर स्पोस एक्सेट्रा। ओके, तो ये उनको जो है इंटरेस्ट रखना है कि भाई मेरे पीछे जो है मेरी फैमिली है, उसके बारे में सोच रहा हूँ, मुझे रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना, एक तो आपको रहना है, ऊपर से आपको आगे के बारे में सोचना है, तभी आप इंटरेस्ट लगा के अपना इंश्योरेंस बनाओ। तीसरा, इंडेमनिटी। इंश्योर्ड मे नॉट बी कंपनसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इन एन अमाउंट एक्सीडिंग इन द इंश्योर्ड इकोनॉमिक लॉस। ऐसा नहीं कि मेरा 2 लाख का लॉस हुआ, मैंने घूस वूस खिला दिया इंश्योरेंस कंपनी से, 2.5 लाख रुपए क्लेम कर लिए, 50 आप 20 आपके 20 मेरे, ऐसे करके नहीं। इंडेमनिटी नहीं होना चाहिए। इंडेमनिटी अगर हुआ तो इंश्योरेंस जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर सब्रोगेशन नहीं करना चाहिए। सब्रोगेशन मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, ठीक है। मतलब मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, मेरी और इंश्योरेंस कंपनी की डील हुई है कि मेरी गाड़ी को अगर 1 लाख रुपए का मैंने इंश्योरेंस करा, अगर मेरी गाड़ी का कुछ डैमेज हुआ, मेरे से अगर डैमेज हुआ, तो आप मुझे पैसे दोगे। 20,000 का नुकसान हो तो 20,000 दे देना, 50 का नुकसान हो 50 दे देना, 1 लाख का हुआ तो 1 लाख दे देना। सब्रोगेशन में क्या, किसी ने आगे मेरी गाड़ी ठोक दी या चोरी कर ली, तब भी मुझे पैसे मिलेंगे। इसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहा जाता है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेरे लॉस का, तो मैं जो है कंपनी से पैसे ले सकता हूँ, या मेरी कंपनी हो या उसकी कंपनी हो या कैसी भी हो, मुझे ये सब्रोगेशन के थ्रू मिला है कि मैं क्लेम करूँगा तो करूँगा। अच्छा, डबल इंश्योरेंस, ये भी एक अच्छी फैसिलिटी है, ये भी ये वो है, मतलब लीगल है कि भाई एक ही चीज़ पे आप 2 अलग अलग 2 डिफरेंट कंपनीज के साथ पॉलिसी ले सकते हो। आप 2 जगह लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो, आप 2 जगह जनरल इंश्योरेंस ले सकते हो सेम मैटर पे। ये एक डबल इंश्योरेंस है, ठीक है। और इसी के तहत री इंश्योरेंस भी आता है कि इंश्योरेंस का इंश्योरेंस करा लेते हैं भाई, चलो वो मिलेगा तो मैं ये दूंगा, ऐसे। अच्छा, प्रॉक्सिमेट कॉज भी एक होता है। प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब क्या हुआ, द प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल व्हेन द लॉस इज द रिजल्ट ऑफ 2 और मोर कॉजेज। ऐसा नहीं कि भाई आग लग गई और पहले तो मेरे दुकान में कुछ आग लगी, ठीक है, उस आग को बुझाने के लिए मैंने पानी डाला, जो बचा कुचा सामान था पानी से खराब हो गया। पहले तो आग से सामान खराब, फिर पानी से। अब इंश्योरेंस कंपनी वाला आके अगर बोले सिर्फ जला हुआ सामान का हम पैसा देंगे, पानी वाले का नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपके पास प्रॉक्सिमेट कॉज भी है, आप चाहे तो दोनों लॉसेस के लिए पैसे ले सकते हो, ठीक है। 2 और मोर कॉजेस के लिए आप पैसे ले सकते हो। द मोस्ट डोमिनेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव कॉज ऑफ लॉस इज कंसिडर्ड, ठीक है। देयर आर सीरीज ऑफ कॉजेस ऑफ डैमेज और लॉस। देखो सीरीज होती गई, पहले चिंगारी लगी कि शॉर्ट सर्किट से, फिर आग लगी, फिर मैंने पानी डाला, पहले चिंगारी से कुछ खराब हुआ, वायरिंग गई, फिर उसके बाद आग लगने से कुछ डैमेज हुआ, मतलब सीरीज पे सीरीज चलती गई। तो ऐसे हर चीज़ के लिए मुझे जो है इंश्योरेंस का क्लेम मिलता जाएगा। तो ये थे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्क्रीनशॉट खींच के रख लो इसके, ठीक है। अब आते हैं एन्युइटी के ऊपर, फटाफट से आते हैं। हमारा लगभग ख़त्म होने को है, 1 घंटा होने वाला है और हम लोग जल्द ही ये टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। बुक पूरी ख़त्म होने वाली है व्यूअर्स, आप लोग ज़रा अपना ये एनर्जी बचाए रखो। आप जस्ट एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको ये बहुत काम आएगा। तो फीचर्स ऑफ एन्युइटी के बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं। एन्युइटी मतलब क्या, एक लमसम अमाउंट मैंने जो है ना फिक्स कर ली कि भाई मैं 8-10 लाख रुपए तुमको दे रहा हूँ, तुम रखो, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे महीने महीने इतने देते रहना। या फिर मैं महीने महीने इतने कमाता हूँ, उसमें से 1-2% तुम काट लो, 2,000 तुम काट लो, धीरे धीरे जो है मैं बूढ़ा हो जाऊंगा जिस दिन, इतना जमा हो जाएगा, बाकी का मुझे दे देना इंस्टॉलमेंट में, महीने महीने देना, या साल में एक बार देना, या 6 महीने में एक बार देना, ठीक है ना। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, इसमें लिखा भी है, ठीक है। अच्छे से आप अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रिटायरमेंट प्लान, एन्युइटी मतलब एक रिटायरमेंट प्लान। मैंने या तो पूरा अमाउंट डाल दिया
और बाद में महीने महीने उसमें से कुछ निकालता रहा कंपनी के थ्रू, या फिर मैं महीने महीने कुछ कुछ बांधता रहा और जब मैं रिटायर हो गया तो उसने मुझे महीने महीने कुछ देने की बात करी है। तो ये जो है एन्युइटी है। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ एन्युइटेंट और आफ्टर द फिक्स्ड एन्युइटी पीरियड एक्सपायर्स फॉर द एन्युइटी पेमेंट्स, द इन्वेस्टेड एन्युइटी फंड इज रिफंडेड। ओके, तो एन्युइटी में देखो मैंने 10 लाख रुपए दिए, जमा करके दिए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने उस कंपनी से डील की कि 5 साल तक मुझे जो है आप एनुएशन के इंटरेस्ट का पैसा दोगे। मतलब 10 लाख तो मैंने रख ही दिए साइड में, अब 2-2 हज़ार रुपए देते रहना मुझे, मतलब इंटरेस्ट। मैं आपको इतना बड़ा अमाउंट दिया हूँ, आप इतना भी इंटरेस्ट नहीं दोगे 5 साल के लिए, 5 साल के लिए मुझे 2-2 हज़ार रुपये। तो एक फिक्स्ड टाइम के लिए हो गया वो। अगर जाने दीजिए मुझे कुछ हो भी गया या वो पीरियड ख़त्म हो गया तो 10 लाख भी मुझे मिलेंगे, मैं 2-2 हज़ार भी लूँगा और वो 10 लाख रुपए भी मेरे फैमिली को मिलेंगे। ठीक है, कुछ मतलब जोड़ घटाव होगा, कैलकुलेशन होगा और उसके बाद में जो है एन्युइटी का पैसा सेटल आउट हो जाएगा। अच्छा, एन्युइटी के जो मेन फैक्टर्स है, मतलब क्यों ये का किए जाते हैं, फीचर्स क्या क्या है देख लो अच्छे से। एक तो सिक्योरिटी है भाई साहब, सिक्योरिटी मतलब ज़रूरी है ये एन्युइटी में, मतलब सिक्योर हो जाता है लाइफ। पहली चीज़ तो कि बूढ़ा होने के बाद जब मैं कमाना बंद कर दूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। दूसरी, फ्लेक्सिबल टर्म्स एंड पेमेंट्स, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, कभी कभी रेट बढ़ता है कभी कम होता है, तो उस हिसाब से पेंशन भी बढ़ती है कम होती है। पेंशन ही कहिए एन्युइटी को, एक टाइप का पेंशन ही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद लाइफ टाइम इनकम, मतलब जब तक हूँ तब तक कमाता ही रहूँगा, अभी तो कमा ही रहा हूँ, जब कमाई बंद हो जाएगी तो ये कमा के देगा मुझे। फिर इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, कि भाई साहब मुझे ऐसा है कि मेरे रुपीज़ का वैल्यू डाउन हुआ या अप हुआ उससे कुछ लेना देना नहीं, मेरे सैलरी के हिसाब से जो है मुझे इतने पैसे मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जा चुकी है, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन मिलेगा आपको। पहले 1000 रुपये पेमेंट मिलती थी एनुएशन की पेंशन 2000 के समय में, तो 1000 रुपये बहुत होते थे। आज के ज़माने में 1000 रुपये क्या ही है, 2022-23 में तो 1000 रुपये कुछ नहीं होते। तो ऐसे में इन्फ्लेशन कहा गया है इसे, मतलब पैसे की वैल्यू डाउन होती गई। अच्छा, उससे प्रोटेक्शन मिलता है एन्युइटी में। तीसरी चीज़ है नो प्रोडक्ट फीस, अलग से आपको कोई फीस देनी नहीं पड़ती, कुछ नहीं, आपको उल्टा पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। टैक्स इफेक्टिवनेस, आप अगर एन्युइटी में अपना पैसा डालते हो कि भाई साहब मैं 6 लाख रुपये, मैं साल का 6 लाख कमा रहा हूँ और 60,000 रुपये मेरे एन्युइटी में जा रहे हैं, तो टैक्सेशन के टाइम पे क्या होगा, आपका जो अमाउंट है टैक्स का वो 5,40,000 का ही माना जाएगा। 60,000 साइड में रख दिए जाएंगे, वो आपके कमाई में नहीं गिनती किए जाएंगे, समझ गए ना। तो टैक्स बचाने की एक अच्छी स्कीम है एन्युइटी। और सीनियर्स बेनिफिट, मतलब आप जब सीनियर हो गए, आपको कुछ बुढ़ापे में सहारा होना चाहिए तो ये मिल गया। एक्सेस टू योर मनी, आपका पैसा भी सेव हो गया, आप जब चाहे निकालें, कोई टेंशन नहीं, तो एक्सेस भी रहेगा आपके पैसे का। तो एन्युइटी के देखिए मैं 4 टाइप बता रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिए। फिक्स टर्म एन्युइटी एक हो गया है, फिर दूसरा है लाइफ टाइम एन्युइटी, मतलब कुछ टाइम के लिए मुझे पैसे चाहिए महीने महीने, फिर ये लाइफ टाइम जब तक मैं जीना हूँ तब तक चाहिए। एक कंप्लाइंग एन्युइटी होती है, एक डिफर्ड लाइफ टाइम एन्युइटी होती है। मतलब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं यहाँ पे कि बता देते हैं कि भाई साहब इतने दिनों के लिए जो है इस कंडीशन पे मुझे ऐसे ऐसे एन्युइटी मिलेगा, और यहाँ डिफर्ड लाइफ टाइम मतलब लाइफ के हर डिफरेंट टाइम पे मुझे ऐसे ऐसे एन्युइटी मिलती ही जाएगी। तो ये एन्युइटीज़ के आपको मैंने बता दिया। एक मेजर एग्जांपल बता दूं, EPFO एक एन्युइटी है, अटल पेंशन योजना एक एन्युइटी है, आपका श्रम योगी मानधन योजना भी एक एन्युइटी है। ये मैंने लाइव एग्जाम्पल्स आपको बता दिए। अब पेरिल्स की बात करते हैं, पेरिल्स पे हम लोग आ गए हैं। पेरिल्स की बात करते हैं तो भैया देखिए, पेरिल मतलब क्या, मुझे रिस्क है, मैं पानी में डूब सकता हूँ, मैं शिप में जा रहा हूँ, मुझे रिस्क क्या है, मैं पानी में डूब सकता हूँ। ये पानी जो है ये मेरे लिए पेरिल है, समझ गए ना। रिस्क का कारण को क्या कहते हैं, रिस्क के कारण को कहते हैं पेरिल। ओके, ध्यान में रहेगा, एकदम दिमाग से जाना नहीं चाहिए। ओके फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। पेरिल्स के टाइप देख लीजिए फटाफट से। फायर हो गया, लाइटनिंग हो गई, आग लग गया, ऊपर से बिजली कड़क के गिर गई, हवा चल गई, तूफान आ गया या एक्सप्लोजन हो गया, फट गया, या कोई दंगे हो गए, फसाद हो गई, वॉर हो गई।
फिर थेफ्ट हो गया भाई साहब, चोरी हो गई, वैंडलिज्म, तोड़ फोड़ हो गया, मेरे दुकान में आके किसी ने झगड़ा कर लिया, दो पार्टियों का झगड़ा हुआ, फूटा मेरा दुकान, टूटे मेरे सामान, तो इसमें भी पेरिल्स। फिर डैमेज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, शॉर्ट सर्किट हो गया, बल्ब फट गया या कुछ भी हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये पेरिल्स है, ठीक है ना। अब पेरिल आप समझ गए होंगे। अब पेरिल मैंने क्यों बताया, पेरिल इसलिए बताया क्योंकि इन सब के ऊपर अलग अलग इंश्योरेंस मिलता है। आपको सेलेक्ट करना है कि आप फायर लाइटिंग पे, आप फायर लाइटनिंग के ऊपर आप इंश्योरेंस कराओगे, या विंडस्टॉर्म हेल के ऊपर आप कराओगे, एक्सप्लोजन के कारण आपकी केमिकल की फैक्ट्री कभी भी फट सकता है कुछ, तो एक्सप्लोजन का आप जो है इंश्योरेंस कराओगे, या आप देखते हो कि आपका घर जो है, आपकी दुकान जो है वो किसी कंट्री के बॉर्डर पे है जहाँ रायट हो सकता है, वॉर हो सकता है, तो आप उसके ऊपर भी इंश्योरेंस करा सकते हो। आपकी बस्ती ठीक नहीं है, कभी भी गुंडागर्दी होती है, चोरी चकारी होती है, तो उसका इंश्योरेंस, पेरिल के हिसाब से आप अलग अलग इंश्योरेंस करा सकते हो। अब इंश्योरेंस के टाइप देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आना ही चाहिए। दो टाइप के इंश्योरेंस, लाइफ और जनरल, याद रखना, लाइफ इंश्योरेंस अलग है, जनरल इंश्योरेंस अलग है। लाइफ के अंदर टर्म लाइफ इंश्योरेंस, मनी बैक पॉलिसी, यूनिट लिंक्ड यूनिट प्लान, इंश्योरेंस प्लान और पेंशन प्लान, ये चार मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे। लाइफ इंश्योरेंस क्या है और उसके टाइप्स क्या है। टर्म लाइफ में स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है आपको पैसे डालेंगे, अगर आप गए तो आपको उतना पैसा, अगर नहीं गए तो इतना पैसा। मनी बैक में आपको जो है इतने इतने पैसे मिलते रहेंगे। और यूलिप के बारे में बताया कि आपके पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे। पेंशन के बारे में बताया कि आप बुढ़ापे में पेंशन पाओगे। तो लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस ठुक गया, या हेल्थ इंश्योरेंस में बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल का खर्चा। ट्रैवल इंश्योरेंस में ट्रेन में जा रहा हूँ, प्लेन में जा रहा हूँ, कहीं दुर्घटना हो गई तो मुझे कुछ मिलेगा। जैसे अभी IRCTC देता है, ट्रेन में अगर आप जा रहे हो तो 8 आने भरो, अगर आपको कुछ हो गया तो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए वो ट्रेन में देती है। ऐसे ही होम इंश्योरेंस मेरा घर के बिल्डिंग के ऊपर, फायर इंश्योरेंस आग के ऊपर, तो ये जनरल इंश्योरेंस है, ये लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है ना। तो ये आपको दोनों में फर्क समझ में आना चाहिए। अब लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं। कौन कौन बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस के, अच्छे से सुन लीजिए, ये जनरल नॉलेज का टॉपिक है। आपको इसमें कहीं नौकरी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BBA या BCom किया है, MBA या MCom किया है और आप कमर्शियल स्टूडेंट है, तो आप ये वाले कंपनी में एज ए इंश्योरेंस कंपनी में आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए एजेंट भी, एज एन एम्प्लॉय भी, एज एन सुपरवाइजर, जो भी हो। तो नाम बड़े अच्छे हैं, सुन लीजिए, आपको जानना चाहिए। आपको कोई भी कभी भी पूछ सकता है, आप तो BCom के स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज कौन कौन सी हैं इंडिया में। तो देख लीजिए नाम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको जनरल नॉलेज में भी पूछेगा, एग्जामिनेशन CA के एग्जामिनेशन में भी पूछता है, और जो ग्रेजुएशन लेवल के मतलब क्लरिकल पोस्ट होते हैं उसमें भी पूछता है। बजाज एलियंस, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, ICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब LIC, टाटा AIG, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ओम कोडक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस, ING वैश्या लाइफ इंश्योरेंस, अविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, AMP सनमार्क इंश्योरेंस कंपनी। तो ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं इंडिया के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस मतलब जनरल इंश्योरेंस देने वाली कंपनियों की बात करें तो बजाज एलियंस इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिखा था, याद रखिए, बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस, और ये जनरल, दोनों अलग अलग कंपनीज है, ठीक है। दोनों के नंबर्स अलग है, CNF नंबर, ठीक है। तो दोनों को मैच मत कीजिएगा, बजाज एलियंस जनरल अलग है, लाइफ अलग है। अच्छा, ICICI लॉम्बार्ड जनरल, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी, फिर आपकी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट की और पब्लिक की PPP मॉडल पे बनाई हुई कॉरपोरेशन है, मतलब आधा गवर्नमेंट आधा प्राइवेट वाला। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी, ये ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम देखते हैं उन लोगों के लिए होता है।
तो ये था वीडियो व्यूअर्स। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, फिर एवोल्यूशन देखा आपने इंश्योरेंस का, कैसे इंडिया में वो आई, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखा आपने इंश्योरेंस का, फिर री इंश्योरेंस क्या उसके टाइप्स बताए आपने, देखे आपने, फिर IRDA के बारे में पढ़ा, कॉन्सेप्ट देखा आपने इंश्योरेंस का क्या होता है क्या नहीं, लाइफ इंश्योरेंस का, सॉरी इंपॉर्टेंट है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अलग से इसलिए पढ़ा है क्योंकि जो आपका प्रैक्टिस होता है ना इंश्योरेंस का, प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिकल पेपर जहां आपको जो है बैलेंस शीट बनानी है, वो लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर ज़्यादा होती है क्योंकि वो ज़्यादा लोग कराते हैं। और प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस हमने देखा, ठीक है, ये अच्छे से याद रखिएगा। फिर एन्युइटी के बारे में हमने देखा, उसके टाइप्स देखे, पेरिल्स और उसके टाइप्स देखे, फिर उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस के प्लेयर्स और जनरल इंश्योरेंस के प्लेयर्स इंडिया में बड़े बड़े कौन कौन है ये हमने देखा। ये सफिशिएंट है, आपको पेपर आराम से पास करा देगा, तो आप इसको आराम से कीजिए। अब आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर कि वेदांता एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल पे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एग्ज़ाम के पहले दिन अगर आप देख रहे हैं तो ऑल द बेस्ट। फिर से आपको बता रहा हूँ, आप चाहे तो हमको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिखना है कैपिटल्स में वेदांता, फिर आपका नाम लिखना है स्पेस दे के, आपका पिन कोड लिखना है और 7386476917 नंबर पर आपको शेयर कर देना है। थैंक्स वेरी मच। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। 1 घंटा 10 मिनट आप लोगों की पढ़ाई हुई है और आप अगर इस वीडियो को और 2 बार देखोगे तो आई थिंक आपका एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर जाने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।